गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज हम देखने वाले हैं कि आज डे कौन सा है। आज है 8 मई, यानी 8 मई को कौन सा डे है। आज है तो फ्राइडे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कुछ स्पेशल डे की। जी हाँ, आपके सामने ये देखिए लिखा हुआ है वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे। ठीक है, ये डे मनाया जाता है 8 मई को। और ये जो डे है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये रेड क्रॉस के संस्थापक, रेड क्रॉस आपने संस्था का नाम सुना होगा, उस संस्था के एक संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है आज, और उन्हीं के जन्मदिन के उसमें ये डे को मनाया जाता है। और रेड क्रॉस संस्था का जो मोटिव है, जो उनका वर्क है, वो यह है कि मेनली इनका जो गोल है वो जो युद्ध के दौरान जो सैनिक हैं जो घायल हो जाते थे, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट करना, यानी युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिकों की देखभाल करना, उनकी सेवा करना और उनकी सैनिकों की मदद करना किसी भी तरीके से, तो ये उनका मेनली मोटिव है। और ये संस्था आज काफ़ी आगे है, हॉस्पिटलाइजेशन में भी ये साथ दे रही है। तो और ये काफ़ी अच्छा डे आज हमने देखा। तो अब मैं आपको धीरे धीरे डे के बारे में भी नॉलेज देता जाऊंगा। जैसे जैसे डेली अगर कोई डे स्पेशल आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन ये डे है, इस दिन ये डे है। तो आज याद रखिए आप, 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। चलिए, पिछली क्लास में जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि आप बना के लाएंगे आगे प्रोग्राम। कहाँ पे थे हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट पर थे, और उसके बाद हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ़। और नेस्टेड इफ़ में मैं यहाँ तक आ गया था, यानी एक प्रोग्राम बता रहा था जिसमें 3 संख्या इनपुट करवाएं और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने 3 संख्या इनपुट करा ली थी, और ए को, यानी इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड ए इज़ ग्रेटर दैन सी, तो हमने प्रिंट करा दिया था ए इज़ बिगेस्ट नंबर। तो अब हमें बी को भी, हमने देखा बी भी बड़ा हो सकता है, तो हमने फिर से 2 कंडीशन लगाई जो मैंने आपसे बोला था कि लगाना। इफ़ बी इज़ ग्रेटर दैन ए, इफ़ बी इज़ ग्रेटर दैन सी, यानी बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तभी कहलाएगा परसेंटेज डी इज़ बिगेस्ट नंबर। कौन बड़ा कहलाएगा? बी। इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट आपको बंद करने। इफ़ सी इज़ ग्रेटर दैन ए, इफ़ सी इज़ ग्रेटर दैन बी, तो कौन कहलाएगा? इज़ परसेंटेज डी इज़ बिगेस्ट नंबर सी। और ये दोनों कर्ली ब्रैकेट तो इफ़ के बंद हैं, लेकिन ये लास्ट वाला कर्ली ब्रैकेट मेन प्रोग्राम का बंद हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आउटपुट देखिए। सबसे मेन आउटपुट होता है, आपने जैसे ही ये प्रोग्राम बनाया और सेव करके फिर बिल्ड करा और रन करा, तो फिर यहाँ पे मैसेज आएगा लिखा एंटर 3 नंबर, क्योंकि ये मैसेज आपने पहले दिया होगा। इस प्रोग्राम को मैंने पहले बनाया था, पिछली वीडियो में आप देख लेना, पिछली क्लास में। तो यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर 3 नंबर। अब कीबोर्ड आपसे पूछ रहा है, वेट कर रहा है, और यहाँ पे और उसने क्या मैसेज दिया? एंटर 3 नंबर। तो आप क्या करेंगे? 3 नंबर डालेंगे। अब 3 नंबर कैसे डाले? मैंने डाले जैसे 57, एंटर दबाया, 97, एंटर दबाया, 85। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए 97। बिल्कुल सही। लेकिन कंप्यूटर पूरा आंसर देगा, क्योंकि हमने पूरा लिखवाया है। कंप्यूटर देगा 97 इज़ बिगेस्ट नंबर, यही देगा ना। जैसे ही एंटर दबाएंगे, आंसर कंप्यूटर देगा 97 इज़ बिगेस्ट नंबर। अब भाई कंप्यूटर ने तो बिल्कुल सही आंसर दे दिया। क्या लॉजिक आपने लगाया था जिसकी वजह से कंप्यूटर ने सही आंसर दिया होगा? देखिए, ये 2 कंडीशन आप देख लेना, आपकी कॉपी में कहीं पे होंगे या आपने बनाया होगा तो आपको पता होगा। अब पहला नंबर 57 ये गया होगा ए की जगह पर, ये मान लीजिए। बी की जगह पे गया होगा 97 और सी की जगह पे गया होगा 85। अब शुरू में जो 2 कंडीशन लगाई थी मैंने, वो ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड ए इज़ ग्रेटर दैन सी, तो चेक कर लीजिए ए बड़ा है क्या बी से? 57 97 से बड़ा है? नहीं है, तो अंदर दूसरी कंडीशन तो जाएगा ही नहीं अंदर, तो चेक करने का सवाल ही नहीं उठता। चलें, इसके बाद यहाँ आ जाइए।
ये प्रोग्राम यहाँ पे। इसके बाद इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी में क्या है 97, 97 बड़ा है ए से, ए में क्या है 57, हाँ बड़ा है 97 57 से बड़ा है, कंडीशन हो गई ट्रू, अंदर आया कंडीशन तो ट्रू हुई, लेकिन अंदर एक और इफ़ कंडीशन है, बी बड़ा है सी से, बी में क्या है 97, सी में क्या है 85, 97 85 से बड़ा है, हाँ 85 से भी बड़ा है, इसका मतलब 97 बड़ा है। तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो मैंने क्या बताया था, इसके अंदर का पार्ट चलेगा। अंदर का पार्ट चला, लिखा है परसेंटेज सी इज़ बिगेस्ट नंबर। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा नहीं आएगा क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये सीधे जाके जहाँ पे आपने जो वेरिएबल का नाम दिया था उस वेरिएबल में से उठाएगा संख्या, ये है, ये लिख दिया उसने, और बाकी मैसेज है आपका इज़ बिगेस्ट नंबर, इज़ बिगेस्ट नंबर। इस तरीके से ने कंप्यूटर सही आंसर दिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी जगह कोई भी बड़ी संख्या रखेंगे, आंसर उसी हिसाब से आएगा, क्योंकि हमने तीनों कंडीशन के हिसाब से, और इससे पहले एक और तीनों कंडीशन के हिसाब से हमने प्रोग्राम बनाया है। तो ये 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम था, जो कि मैंने आपको नेस्टेड टिप से बताया। इसकी एक दूसरी शॉर्टकट विधि भी है, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, इस प्रोग्राम को मैंने दूसरे मेथड से बनाया हुआ है और ये शॉर्टकट मेथड है, और इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से प्रोग्राम देख लीजिए, 3 संख्या इनपुट करवाएं और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ एंड ऑपरेटर का। अभी मैं बताऊँगा एंड ऑपरेटर। सबसे पहले मेन कर्ली ब्रैकेट ऑन, मैंने लिखा इंट a, b, c। मेन के अंदर जैसे ही आएंगे, सबसे पहली बात ध्यान आनी चाहिए माइंड में कि डिक्लेयर करने वाली लाइन, घोषित करने वाली लाइन, क्या घोषित करना है, टाइप और वेरिएबल। टाइप क्या है इंट और वेरिएबल क्या है a, b, c, क्योंकि 3 संख्या इनपुट करानी है। इसके तुरंत बाद मैसेज देने वाली लाइन आती है प्रिंट एफ एंटर 3 नंबर, क्लियर। इसके बाद कीवर्ड वेट करे हमारा, हमसे कुछ मांगे तो उसके लिए स्कैन एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। कितने बार परसेंटेज डी 3 बार। किसके पते पर नंबर डालना है, ए के पते पर, बी के पते पर, सी के पते पर। एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी। कंडीशन एक ही लगाई मैंने 2 कंडीशन नेस्टेड इफ़ का यूज़ नहीं करा, मैंने सिर्फ एक इफ़ का यूज़ करा। देखें कैसे एक इफ़ में दोनों कंडीशन कैसे लगाई जाती हैं। इसे बोलते हैं एंड। ये हालांकि आप इस एक को एंड बोलेंगे, ये इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, लेकिन इन दोनों को यहाँ पे सी भाषा में बोलते हैं एंड ऑपरेटर। अभी मैं ऑपरेटर का एक पूरा एक चैप्टर है वो पढ़ाऊँगा, तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर लेंगे उसको इस चीज़ से। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि एंड का मतलब दोनों कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक ऑपरेटर है और ये दोनों कंडीशन को एक साथ चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, एक कंडीशन ये हो गई और एक कंडीशन ये हो गई ए इज़ ग्रेटर देन सी, बीच में क्या लगा दिया हमने एंड। यदि ए बी से बड़ा है, और यहाँ आप कह सकते हैं और ए सी से बड़ा है, इसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी अंदर का पार्ट चलेगा। एक साथ वो दोनों कंडीशन मैंने लिख दी एक में। अब यहाँ पे अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो फिर परसेंटेज डी इज़ बिगेस्ट नंबर ए। एक कर्ली ब्रैकेट ऑन था, एक कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। चलिए यहाँ पे आइए, बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। अंदर आए, क्या लिख दिया, परसेंटेज डी इज़ बिगेस्ट नंबर बी। एक कर्ली ब्रैकेट ऑन था, एक कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। चलिए, इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी, तो फिर से वही प्रिंट है परसेंटेज डी इज़ बिगेस्ट नंबर, यहाँ पे सी। 2 कर्ली ब्रैकेट बंद हुए, एक इस इफ़ का और ये बंद हुआ है इस मेन का, क्लियर। तो इस तरीके से इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। आउटपुट चलिए देख लीजिए, एंटर 3 नंबर मैंने डाला 98, 108 और 1110। अब आप बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको सीधा सीधा दिख रहा है 110 यानी 110, राइट। लेकिन कंप्यूटर किस तरीके से आंसर देगा, यहाँ देखिए, ये आपने 3 संख्याएं डाली होंगी। यहाँ पे मैं देख लीजिए, आप थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। ए 98 पहली संख्या जैसी डालेंगे तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी परसेंटेज डी उसको किस जगह पर रख देगा, ए पे। तो 98 कहाँ चला जाएगा, ए पे। चलिए, बी पे कौन सी संख्या जाएगी, ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको उठा के बी के पते पर रख देगा 108। और सी पे ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर सी के पते पर रख देगा, सी के पते पर क्या रख देगा, 110।
अब यहाँ कंडीशन देखिए, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए में देखिए, यहाँ से आप डायग्राम देखते जाना बस। आप ए में क्या है 98 बड़ा है बी से, 108 से बड़ा है नहीं है। तो अब जब ये यहीं पे फॉल्स हो गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी अंदर का पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आए दूसरे एफ पर। सॉरी, यहाँ पे मैं एफ लगाना भूल गया। यहाँ दूसरे एफ पे आया मैं। यहाँ पे देखिए बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। बी में क्या है वहाँ देखिए ज़रा, 108 बड़ा है क्या 98 से, यानी 108 98 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ये कंडीशन तो हो गई ट्रू, लेकिन हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी होगी। बी इज़ ग्रेटर देन सी, 108 बड़ा है क्या 110 से, नहीं है। दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई। ये तो ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स हो गई, तो अंदर का पार्ट नहीं चलेगा, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट इफ पे आओ। सी इज़ ग्रेटर देन ए। सी में क्या है 110 बड़ा है ए से, 98 से बड़ा है, हाँ कंडीशन ट्रू। और सी इज़ ग्रेटर देन बी, 110 बड़ा है क्या 108 से, ये भी कंडीशन ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू हो जाने पे अंदर का पार्ट चलेगा। अंदर का पार्ट चला, लिखा आएगा परसेंटेज डी इज़ बिगेस्ट नंबर। लेकिन परसेंटेज डी लिख के नहीं आएगा, क्योंकि परसेंटेज डी क्या करेगा, परसेंटेज डी इस सी में रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करेगा 110। यहाँ पे मैं आउटपुट लिख दे रहा हूँ 110 इज़ बिगेस्ट नंबर। क्लियर? तो इस तरीके से इसका आउटपुट आ गया। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, हमने पिछला प्रोग्राम देख लिया नेस्टेड इफ वाला, और एक और मेथड बता दिया मैंने इसी का दूसरा। तो ये शॉर्टकट मेथड है, आप दोनों तरफ से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रोग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि बोर्ड पेपर में ये एक बार आ चुका है, समथिंग 2015 इस ईयर में ये प्रोग्राम आया है। पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये ओपनिंग ईयर थी और उसी ईयर में ये आया था। तो जो पहला बैच था जो मैंने पढ़ाया था, उस बैच में ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था कि इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, और ये क्वेश्चन आया था। तो अगर ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और इसको आपको दोनों तरीके से बना के देख लेना है। ठीक है, पेपर में तो आप किसी भी विधि से करेंगे, अगर आपको प्रोग्राम आता है तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी टाइम लगे जल्दी जल्दी हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस है, आप जल्दी जल्दी हाथ चल जाएंगे आपके। लेकिन आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी विधि से नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए देखिए, स्विच स्टेटमेंट हमारा चौथा और लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है ये स्विच स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं ये बता दूं इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब प्रोग्राम काफ़ी लेंदी होने वाला है, यानी हो सकता है प्रोग्राम में काफ़ी सारी कंडीशंस आने वाली हैं। अभी दो या 3 कंडीशंस हम देख रहे थे, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कंडीशन हो, 5, 10, 15, 20 कंडीशंस आने वाली हैं। तो फिर ये प्रोग्राम इफ़ एल्स से हो तो जाएगा, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें शॉर्टकट में करना है इसको, इसलिए हमें स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। किस तरीके से करते हैं, सिंटैक्स देखिए। स्विच लिखते हैं, स्विच के बाद यहाँ पे वेरिएबल लिखा जाता है, वेरिएबल, और ये प्रोग्राम के अनुसार लिखा जाएगा। ये वो वाला वेरिएबल लिखा जाएगा जो हम प्रोग्राम के अनुसार देखेंगे, कंडीशन की तरह देख सकते हैं इसको आप। कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट लास्ट में बंद होगा, इसका ऑन सबसे शुरू में, लास्ट। ठीक है, केस फर्स्ट जो कुछ भी होगा केस फर्स्ट लिखेंगे। ये इसको कॉलन बोलते हैं, कॉलन लगाते हैं यहाँ पे। इसके बाद बीच में प्रोग्राम आपका निर्देश, इसके बाद ब्रेक, ब्रेक में सेमीकोलन लगता है। ब्रेक का यूज़ इसलिए कर रहा है, अगर केस फर्स्ट अगर ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर का पार्ट चले। और ब्रेक का यूज़, ब्रेक एक फंक्शन है, याद कर लें, ब्रेक एक फंक्शन है। क्या? ब्रेक एक फंक्शन है जिसका प्रयोग डायरेक्ट प्रोग्राम से बाहर आने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये प्रोग्राम से सीधा बाहर आने के लिए, यानी इसके नीचे का कोई भाग नहीं चले, फिर सीधा बाहर। अगर केस फर्स्ट ट्रू हो जाता है ये अंदर का पार्ट चलेगा, और ब्रेक क्या करेगा, सीधा बाहर कर देगा। यानी बाकी केस 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं उनमें फिर नहीं जाएगा।
चलें, फिर अगर मान के लिए केस फर्स्ट ट्रू नहीं है तो फिर केस 2 पे आएगा। केस 2 पे आएगा, केस 2 अगर ट्रू होता है तो अंदर का पार्ट चलेगा, और फिर हमने क्या लगाया है, ब्रेक। ब्रेक क्या कर देगा, बाहर कर देगा। फिर बाकी जितने भी केस हैं वो नहीं चलेंगे। इस तरीके से जितने भी केस हैं, केस 3, केस 4, केस 5 लिखे जाते हैं, प्रोग्राम के अनुसार नंबर ऑफ़ केसेस लिखे जाते हैं। और लास्ट में एक केस होता है केस डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट आप एल्स वाले पार्ट को समझें। इफ़ में एल्स वाला पार्ट क्या होता था कि अगर इफ़ वाला कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाला तो चलना ही चलना है। तो केस डिफ़ॉल्ट एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर ये सारे केस फेल हो जाते हैं, ये सारे केस फॉल्स हो जाते हैं, तो फिर ये वाला ट्रू होना ही होना है, क्योंकि इसका नाम ही है केस डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा ये। अगर ये सारे ट्रू नहीं हुए तो फिर ये केस डिफ़ॉल्ट चलेगा, क्योंकि अगर ये ट्रू नहीं होंगे तो ये आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ब्रेक तो जाएगा नहीं अंदर, तो ये बढ़ते जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, केस डिफ़ॉल्ट पे। और केस डिफ़ॉल्ट तो डायरेक्ट ले रहा है कि इसमें कोई कंडीशन लगी नहीं रही है, तो यहाँ पे सीधा ये निर्देश चल जाएगा और प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है, केस डिफ़ॉल्ट उनमें नहीं चलेगा जिनमें ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मान लीजिए केस 1 ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो इसके अंदर का पार्ट चल गया तो ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक तो सीधा बाहर कर देगा ना, यहाँ तक जाने ही नहीं देगा, केस डिफ़ॉल्ट तक जाने ही नहीं देगा, पहुँचने ही नहीं देगा। या बाकी और भी केस हैं उसमें भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सारे केस अगर फॉल्स हो गए तो फिर ये केस डिफ़ॉल्ट ट्रू हो जाएगा और ये यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा इतना प्रोग्राम को। तो आपको सिंटैक्स याद करना है स्विच का। केस 1 निर्देश ब्रेक, केस 2 निर्देश ब्रेक, केस 3 निर्देश ब्रेक, इस तरीके से याद कर लीजिए। लास्ट में केस डिफ़ॉल्ट निर्देश, यहाँ ब्रेक नहीं लगाया मैंने, ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर ये आया केस डिफ़ॉल्ट के तो ये निर्देश तो चलेंगे, ये प्रोग्राम तो चलेगा ही, और इसके बाद तो प्रोग्राम बंद हो ही रहा है, तो ब्रेक लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आप लगा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बाहर कर ही रहा था, और आप ब्रेक लगा भी देंगे तो वो भी बाहर कर देगा, दोनों से एक ही चीज़ है। तो ये हो गया आपका स्विच स्टेटमेंट। क्लियर है? चलिए आज मैं इतना ही रहूँगा, क्योंकि आपको मैं आज बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिस पे देने वाला हूँ, क्योंकि इतना काफ़ी आपके लिए। इससे भी मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो आप ट्राई कीजिएगा पहले। अगर नहीं आता है तो मैं स्विच से बताऊँगा ही आपको वो सारे क्वेश्चंस। तो स्विच के कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ। अभी तक जितना पढ़ लिया हमने, इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़, एंड फोर्थ वन, लास्ट वन, स्विच स्टेटमेंट। तो इन चारों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ताकि आप इस हफ्ते, इस वीक आराम से इसको कर सकें। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ रही होगी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अगर आप एक बार इसको समझते जाएंगे आपको काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा कि अब आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, आगे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ओके, सो डोंट वरी, ओनली डू वर्क हार्ड। सो आई होप एंड विश आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।